प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे को अगर आप एनालाइज करें तो दो अल्फाज हमारे सामने आते हैं, एक अमन और दूसरा तिजारत। पाकिस्तान ने तिजारत की ख्वाहिश का इजहार किया है, सिपेक की अहमियत पर बात हुई है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के रास्ते से ट्रेन का रास्ता उस्तवार करना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि तिजारत बढ़े, और जाहिर है ये तभी मुमकिन होगा जब अमन हो, और अमन और तिजारत ये एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम होते हैं। दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जिसमें तालिबान का बढ़ता हुआ असर व रसूख और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात और पाकिस्तान की सपोर्ट के हवाले से इल्ज़ामात के पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर एक मरतबा नहीं कई मरतबा इसकी तरदीद की और कहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले को खुद अफ़गानियों को हल करना चाहिए, और जो अमन के लिए बेहतरीन हो सकता है वो अफ़गानिस्तान को खुद करना चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, अमन के साथ है और तिजारत के साथ है। तो हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का जो दौरा है या वज़ीर आज़म का जो दौरा है उज़्बेकिस्तान का, उसकी अहमियत क्या है, क्या चीज़ें होने जा रही हैं, और अफ़गान हुकूमत की इस वक्त पोजीशन क्या है। तालिबान के हवाले से अशरफ गनी जो कहते हैं कि जी हम उनसे अगर मुज़ाकरात में कामयाब ना हो पाए तो हम उनका मुकाबला करेंगे, और ज़ाहिर है मुज़ाकरात का आगाज़ भी दोहा में हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। और ये मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और ये साहब खुशामदीद। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ाकार हैं, डॉक्टर साहब शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी सीनियर तज्ज़ाकार हैं। तमाम मेहमान को खुशामदीद। डॉक्टर हुमा साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप इस दौरे को कैसे देख रही हैं इमरान खान साहब के, जिसमें अमन और तिजारत पर बात हुई है। देखिए, दौरा बहुत टाइमली है और इसमें हमने पिच तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को किया है, लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से जो भी बातें हुई वो अहम सही, लेकिन वो बैकग्राउंड में चली गई और सब कुछ ओवरशैडो कर दिया उस मीटिंग ने जो अशरफ गनी साहब के साथ हुई। और उसकी वजह ये है कि आप जितनी भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पिच कर लें वो टेक ऑफ नहीं करेगी जब तक ग्राउंड पे बिलखुसूस अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स आज तो वजूद में नहीं आई है ना, जिस वक्त ये लैंडलॉक्ड स्टेट्स वजूद में आई थी सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो सबका ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए कॉरिडोर की हैसियत से सामने आएगा और बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस और कनेक्टिविटी का पोटेंशियल है, लेकिन हम वो नहीं उसको टैप कर सके क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है या जो कॉन्फ्लिक्ट के पैराडाइम्स हैं या जो खित्ते की समझिए ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। एक दफ़ा फिर कोशिश तो यही है कि कनेक्टिविटी हो। आपने कहा दो अल्फाज हैं, अमन और कनेक्टिविटी। मेरे ख्याल जो दो अल्फाज हैं वो है कनेक्टिविटी और बैलेंस। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करना अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के बीच में और चाइना और अमेरिका के बीच में। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट नुकता आपने तवज्जो दिलाई है। लेकिन इस पर मैं औरिया साहब, जियो स्ट्रेटेजिक से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक की तरफ का सफ़र है अब, और यही हमारी ख्वाहिश है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ का सफ़र करें। ये और जाहिर है जिस तरह से भी डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि जब से ये लैंड लॉक स्टेट्स वजूद में आई हैं तब से पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, और इसी नज़र से देखा भी जा रहा था कि पाकिस्तान एक कॉरिडोर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 92 में कोयटा में जब इनका सारों का वज़ारत ख़ारजा का इजलास हुआ था, जब ये नई नई बनी थी, तो उन्होंने कहा था 5 साल के अंदर हम पूरे का पूरा रास्ता जो है वो आपस में मिला देंगे। मैं खुद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ECO रहा हूँ इन्हीं 10 मुल्कों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। हमारा मसला पता है क्या है कि हम इन 5 मुल्कों को 6 मुल्कों को देखते हैं, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वो, हम बीच में से अफगानिस्तान को गायब कर जाते हैं। हम समझते हैं बीच में से अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर से हमने ओवरहेड ब्रिज लगाना है और हमने तिजारत कर लेनी है। मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक दफ़ा गया, वहाँ बहुत बड़ी ब्रीफिंग हो रही थी कि गैस पाइपलाइन आएगी, वहाँ से तेल आएगा, तापी के फील्ड से आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए पता नहीं कितने मिलियन रुपीज़ जो थे वो उसकी विजिबिलिटी बनाने पे दे दिए थे। अफगानिस्तान में तो रॉबर्ट नाफील जिस वक्त मुल्ला उमर से मुलाकात करने आई थी यूनिकॉल के ऊपर, तो जिस वक्त उसने 28 नुकात रखे थे, ये औरतों को ये दो, फलाने को ये दो, और मैं तो वहाँ उस इलाके में मौजूद था,
तो उन्होंने कहा था कि हम तो नहीं मानते, और जिस वक्त उनको पता चला कि ये ब्राजील से कर रहे हैं तो अगले दिन उन्होंने सारी ना औरतों के हकूक भी भूल गए, सब भूल गए तक ये कर लो। अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है इस वक्त, और पाकिस्तान जो है इर्द गिर्द की सूरत हाल की तरफ चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त हामिद करज़ई से मिल रहे हैं, क्या कोई दूसरा मिला है हामिद करज़ई से सिवाय उनके जो अफगानिस्तान के वो लोग थे जो इंडियन लॉबी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग चुके। आप आज तक हम पाकिस्तान का मामला यह है कि अमेरिका जिस करज़ई को नहीं मानता, अमेरिका जिस अशरफ गनी को नहीं मानता, अमेरिका जिस लोगों को नहीं मानता, कान से पकड़ के मीटिंग से बाहर निकाल देता है कि भाई तुम मुज़ाकरात नहीं करोगे, हम उनको अहमियत देते चले जा रहे हैं। अफगान नेशनल आर्मी, आप मुझे ये बताएं, आज कल नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे हमला कर दे और आके यहां पर आके दुनिया मान ले, और जहां पर 5 लाख बंदों को $5,000 पर महीने पर तनख्वाह रख के मर्सनरीज बना दे, आप उसे पाकिस्तान नेशनल आर्मी कहेंगे? क्या अमेरिका ने यही नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर? यही तो किया है। आप एक देखें ना, आप इंटरनेशनल सैंक्शन सही है। चलें डॉक्टर हुमा अभी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप बिल्कुल। मैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और या जान साहब की बात, और बजा भी फरमा रहे हैं किसी हद तक, लेकिन देखिए मेरी गुजारिश ये है कि अव्वल तो जो समिट का आप जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था वो अभी कॉल ऑफ ही हो गया है जी। और वो कॉल ऑफ इस वजह से हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े वाज़े तौर पर ये कहा कि ये जी ब्लेम गेम अफगानिस्तान से हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, और ये यही लोग इसमें शामिल हैं जिनका नाम अभी औरिया जान साहब ले रहे थे। सही है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि जब पाकिस्तान ने ये समिट कॉल किया था ना, वो तो इसलिए कॉल किया था कि वो ऑलरेडी बहुत क्लोज कोलैबोरेशन और कंसल्टेशन में थे तालिबान के साथ, और एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब इस पर मजीद बात कर लेते हैं, मगर अगर आप मुझे तो एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, इस पर मजीद बात कर लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है। डॉक्टर हुमा साहब एक तो आप बात कर रही थी, मुकम्मल कर लीजिएगा और मेरा सवाल साथ में शामिल कर लीजिए। सवाल ये है कि अफगान सियासी जो वफ्द है वो तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए दोहा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात किस नुक्ते पर हो रहे हैं, इसका एजेंडा क्या होगा और फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला तय हो पाएगा, और आपको इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान क्या लगता है? देखिए, एक तो मैं एक गुजारिश और करना चाह रही थी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि अब आपको जो पेरिफेरल पावर्स हैं वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करती नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक बना है जिसमें उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और टर्की शामिल है, ये एक बहुत मस्बत है पेरिफेरल पावर्स का कलेक्टिवली ऑन बोर्ड होने का अफगानिस्तान में हसूल अमन के लिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो यूजुअली इलाके नर्दर्न अलायंस के इलाके कहा जाते था, वो इलाके भी तालिबान के लिए फॉल किया है उन्होंने बगैर किसी मेजर रेजिस्टेंस के। इनफैक्ट खबरें ये आ रही हैं कि जो हज़ारा, उनको शायद ये मैसेज दिया गया ईरान की तरफ से कि अगर आप खाना जंगी की तरफ जाएंगे तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये ग्राउंड पे एक ज़बरदस्त पैराडाइम शिफ्ट है। दूसरी बात ये कि आपको तालिबान का भी जो रवैया और तौर तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव नज़र आता है। वो पॉलिटिकली ज़्यादा सैफी हैं, उनकी सफ़ों में अब बहुत तालीम याफ्ता लोग शामिल हैं। और एक बात जो वाज़े तौर पे हुई प्राइवेट कंसल्टेशंस में, पहले वो कहते थे इस्लामिक मतलब एमिरेट्स बनेगी, अब वो कहते हैं कि इस्लामी तरीक़ा ज़िंदगी अपनाया जाएगा। तो वहाँ एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम अफगान ज़मीन को किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अफगान ज़मीन से कहीं और इंट्रूजन्स नहीं होने लगे देंगे। ये भी खुशाइन बात है। वो ISS वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसओन कर रहे हैं। सबसे जो अहम इस वक्त ज़रूरत है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, वो ये है कि कोई सियासी तस्फिया हो जाए और कोई गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल आ जाए। देखिए 90 की दिहाई में भी अफगानिस्तान का जो कंट्रोल था वो तालिबान के पास था। 2 स्टेट्स ने उसको रिकग्नाइज भी कर लिया था, लेकिन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं था।
आज जो तालिबान है मेरा ख्याल है वो हुसूल ताकत चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप के साथ, और इसीलिए वो कोई वर्किंग फॉर्मूला की तरफ शायद बढ़ेंगे। क्या वो 100% शेयर चाहते हैं या वो दीगर फैक्शन जी क्या ये किसी परसेंटेज? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो 100% नहीं जी 100% नहीं होगा, क्योंकि वो 85 कहते हैं, लेकिन जो फिगर्स आ रहे हैं वो ये है कि तकरीबन 40% उनके पास है, 20% कंटेस्टेड है। और देखिए जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनका इदराक करना चाहिए, इनके पास कोई 1 लाख फुट सोल्जर है, और अभी इन्होंने कहा है कि हम 3 महीने के लिए अमन कर देंगे अगर आप हमारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दें। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान निगोशिएशन मोड में है। उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने का सीज फायर करेंगे, हमारे प्रिजनर्स रिलीज कर दें। देखना यह है कि वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान की जमीन से इस तरह से नहीं जुड़े हुए जिस तरह तालिबान जुड़े हुए, क्या वो अमन के हसूल के लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करेंगे जो तालिबान कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी जनरल एजाज अमान साहब डॉक्टर हुमा बकाई बात कर रही थी और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजिंग चीज़ है वो है बैलेंस, और ये तवाज़ुन जो है वो अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान और अमेरिका और चाइना के दरमियान कायम करना है। क्या पाकिस्तान ये बैलेंस कायम कर पाएगा, और उसके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान से ये तवक्को करना या पाकिस्तान पर ये बोझ डालना कि ये बैलेंस पाकिस्तान ने कायम करना है, मेरे ख्याल में इट इज स्ट्रेचिंग द आर्ग्यूमेंट टू फॉर। पाकिस्तान न्यूट्रल रह सकता है, अमन की कोशिशों में जहां तक मुमकिन हो ताउन कर सकता है। जिस तरह उन्होंने तालिबान को डायलॉग टेबल पर बिठाने में अपना तमाम तर असर व रसूख इस्तेमाल किया। अब इस्लामाबाद में ऑल फैक्शंस की एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करने की कोशिश की, जिसे अशरफ गनी की दरखास्त पर पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसमें शिरकत के लिए वक्त मांगा है। तो ऐसी बात बिल्कुल पाकिस्तान का कंट्रोल किसी फैक्शन पे नहीं है, न इंटरनल हालात पे है, न तालिबान के ऊपर ही पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो जब आप कुछ कंट्रोल नहीं रखते, माली हो या मिलिटरीली हो, जब जो कुव्वतें आपके काबू में ही नहीं है, उनसे ये तवक्को रखना कि बैलेंस का जिम्मेदारी उनकी है, तो हो सकता है। मैं समझता हूँ ये नहीं। ताल्लुकात में तवाज़ुन देखें, ताल्लुकात में तवाज़ुन आप एक नजर और देखें ना कि अमेरिका क्या करके गया है। अमेरिका ने जिस हुकूमत को कायम किया, जिनको सपोर्ट किया, जिनकी एयरफोर्स और आर्मी को ट्रेन किया, जब वो निकलने लगे थे, एक तरफ उन्होंने डायलॉग टेबल पर मौजूदा हुकूमत को नहीं बिठाया, उनको अमन के क़याम के लिए अपने वक्त और वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं की, और फिर जब निकलने भी लगे तो रातों रात इनके कमांडर को इन्फॉर्म किए बगैर बागराम बेस खाली करके वो निकल गए। तो इससे भी लगता है कि वो क्या देख रहे थे। अब बैलेंस की तमाम तर जिम्मेदारी अगर हम डालें तालिबान के ऊपर कि उन्होंने बैलेंस करना है, तो वो भी एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि हुकूमत अशरफ गनी की है, उसकी लेजिटिमेसी जैसी भी हो, लेकिन उसके पास कुव्वत है, आर्मी है, एयरफोर्स है, टैंक्स हैं, सब कुछ है, और अमेरिका की सपोर्ट है। तो उस पर भी उतनी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर आयद होती है। तमाम तर तवक्कुआत और सारा बोझ तालिबान के ऊपर डालना, जिन्होंने 19 बरस रेजिस्ट किया है ऑक्यूपेशन फोर्सेस को, उन पर डालना भी ये नाइंसाफी होगी। मैं समझता हूँ ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम फैक्शंस की जो अफगानिस्तान के अंदर हैं। अमन के क़याम की जमानत भी वही दे सकते हैं, उसके लिए तमाम तर कोशिशें भी उन्होंने ही करनी है। हाँ, रीजनल डॉक्टर साहबा ने जो बात की, बहुत अच्छी बात और पते की बात है कि जो वैक्यूम अमेरिका क्रिएट करके निकला है, उसको रीजनल कुव्वतें ईरान, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स अगर मिलकर अपना कोई मुआहदा कर लेती हैं और तमाम फैक्शंस को ऑन बोर्ड लेकर कोई ग्रैंड डायलॉग की सूरत पैदा करती हैं, तो ये मुमकिन हो सकेगा कि इस लैंड लॉक्ड कंट्री को एक रिलीफ प्रोवाइड की जाए तमाम नेबरिंग कंट्रीज से, और इनको अमन की तरफ माइल किया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये सब ये जो अभी इमरान खान साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा कि तालिबान से उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे जब हज़ारों जो सोल्जर्स हैं वो नेटो फोर्सेस के और अमेरिका के, वो वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे, उस वक्त इंगेज करना चाहिए था तालिबान को। आज जब तालिबान को लग रहा है कि वो उनकी फतह हो रही है, तो वो हमसे क्यों बात करेंगे? आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इमरान खान साहब की इस बात को?
देखें, पहली बात ये देखें, ये 20 साल की जंग का मलबा जो है किस किस के खाते में है। ये ताजिकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान और खुद पाकिस्तान किसके साथ खड़ा था? तालिबान के खिलाफ खड़ा था। उनको नहीं पता क्या ईरान पाक तालिबान के साथ खड़ा था? क्या इंडिया तालिबान के साथ खड़ा था? ये अपना उस बैगेज के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात यह है कि तालिबान ग्राउंड पे क्या है और क्या है। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान की फौज में जनरल साहब बैठे हैं, आपका चमन के बॉर्डर के ऊपर कब्जा हो जाए और उसके बाद वहां पर आप उसको कंट्रोल भी करना शुरू हो जाए और साथ पूरा इलाका भी आपका, आप क्या समझेंगे कि वो आपके पास एयरफोर्स भी आ जाती है? कह रहे थे हामिद करज़ई के पास फौज भी आ जाए, आप तो पूरी दुनिया में खत्म हो गए ना। लेकिन और ये सब पाकिस्तान की एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना कि जिसमें आप मेरी पूरी सुन ले जी, आप मेरी पूरी बात सुन। अनफॉर्चुनेट किसी के लिए भी नहीं होती जी। 85 एंट्री पॉइंट्स हैं, सब पे तालिबान का कंट्रोल है, नहीं पता लोगों को। अब कस्टम मेरे पास वो पासपोर्ट हैं जिसके ऊपर ईरान के ऊपर इस वक्त तो मोहरें जारी कर रहे हैं। हेलमंद के इलाके के अंदर पूरे का पूरा इलाका जो है उन्होंने घेर लिया हुआ है, शहर रह गए हैं। 1.8 अरब डॉलर की मंथली कस्टम ड्यूटी है जो वो इकट्ठा करेंगे। ठीक, आप मुझे बताइए, आप शहर के इर्द गिर्द हैं, शहर को सब्जी कहां से आएगी? लगमान में वो बैठे हुए हैं, कंधार में तख्तापुल में वो बैठे हुए हैं। ठीक, एक एक आप जाके देख लीजिएगा कहां पर हैं। एक तो आपका रिपोर्ट, और दूसरी बात यह है सब्जी कहां से है, फिर आपके रिसोर्स, क्या अमेरिका उनको डॉलर वहां से भेजेगा? अच्छा, काबुल से उसने उठना है और आके अगर उसने आना है गजनी में तो उसके बाद तो रास्ता को नहीं, एयर पावर से चलेगा। ये है ग्राउंड रियलिटी, और ये रियलिटी जो है ये अमेरिका को पता थी। जो काम अमेरिका नहीं कर सका जी, हम कौन मामे होते हैं जो उनका लिए काम करना शुरू करें? अमेरिका उनको नहीं बिठा सकता था। तालिबान का पहले दिन से मुतालबा था, पहले दिन से, कि भाई तुम निकल जाओ, इनको साथ हम खुद देख लेंगे। अब वो इस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते लिए हैं पोजीशन स्ट्रेंथ में आने के। अब अब्दुल्ला भी दोस्तम कहां बैठा है आपको पता है? उज़्बेकिस्तान में था, वहां से तुर्की चला गया। अशरफ गनी, ये सारे लोग जो हैं ये काबुल के उस रेड जोन के अंदर महसूर हैं। जो लोग अफगानिस्तान जाते रहे उनको पता है सिचुएशन क्या है। और इतने बड़े मलबे को आप अपने खाते में न लें। तालिबान की आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मोहब्बत का एक रिश्ता है मुल्ला उमर की वसीयत के साथ। उसने कहा था और वो वसीयत पड़ी कि पाकिस्तान से तुम लोगों ने बगाड़ के नहीं रखनी, वरना ग्राउंड रियलिटी हमने 57,000 सॉर्टीज पाकिस्तान की सरजमीन से हुई थी जब 3 अड्डे दिए गए थे, लेकिन वो भूल गए हुए हैं। वो हमारे साथ दोस्ती का ताल्लुक है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। इंडिया के खिलाफ सब, आप खुद सोचें कि जिस तरह वो नफरत इंडिया से करते हैं, हमें क्या करना है? हमारा दोस्त बन सकता है, उसकी तारीफ भी देखिए आपने। क्या अशरफ गनी हमारा दोस्त बन सकता है? हामिद करज़ई को बस ज़ाती तौर पर जानता था, उसका भाई वहां पर होता था, डॉक्टर होता था। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी घुसी हुई है। अब्दुल्ला को नहीं जानते लोग, अहमद शाह मसूद के बेटे को नहीं जानते लोग। मसला समझ है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने किसका साथ देना है। पाकिस्तान में एक ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि अफगानिस्तान में अमन क्यों खत्म नहीं होता जी। जब तक रूस रहा है पाकिस्तान में धमाके होते रहे। 1989 फरवरी में गया रूस, 89 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान गया है। कोयटा के बाजार भी पुरअमन थे, किस्सा खाने में हम बैठा करते थे। पूरा पाकिस्तान, एक धमाका नहीं हुआ, एक खुद कुछ हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान में अमन था। जिस दिन अमेरिका 2001 में आया है पाकिस्तान में बदअमनी शुरू हो गई है। 5 साल तालिबान के निकालने 1996 से लेके 2001 तक। आप मुझे बताएं, मैं तफ्तान से 400 किलोमीटर पैदल बगैर किसी गनमैन के चला करता था। आपने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा वो बुर्जियां लगाई थी, सर्वे पाकिस्तान गया था, वो लेके आया था। ये सिचुएशन थी। आपको दोस्त दुश्मन पहचान के खुल के आना चाहिए। ईरान खुल के आया वक्त इस्लामी के साथ, पाकिस्तान को पता चला। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रल पोजीशन जो है वो ना रखे, जिसको अभी जनरल साहब और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि न्यूट्रल पोजीशन पे पाकिस्तान। आप कहते हैं नहीं, आप वाज़ेह लाइन साइड लें। आप एंटी इंडिया खुल के आए कि हमारे साथ, देखें मेरी बात सुने, ईरान खुल के क्यों आया है? आज देखें, आज एक मैंने पासपोर्ट देख रहा था, जिस बंदे का पासपोर्ट उन्होंने जारी किया उसके ऊपर जो बंदा था उसका नाम अबू बकर सिद्दीक का मोहर थी, जो वहां गया था, और ईरानियों ने खुद जारी किया है वो उसको।
यानी आप खुद सोचें कि जिस ईरान ने हेलमंद में अमेरिकियों को आके बचाया, जिसके पासदारान जो थे मुख्तलिफ जगह पे वहां पर साथ लड़ा करते थे, ठीक है, जो जिस ताजिकिस्तान की फौज की कंधे पर सवार होकर अमेरिका कुलाब के रस्ते एंटर हुआ काबुल में, वो भूल गए हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, किसी न किसी तरीके से तो कहें उनको। फारफोर का जो बेस है जिसमें अहमद शाह मसूद को 18 हेलीकॉप्टर दिए थे इंडिया ने, और जहां वो उन्होंने अहमद शाह मसूद को उन्होंने $7 मिलियन का अस्पताल बना के दिया था, और जहां उन्होंने उसको ठिकाना दिया था। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अशरफ गनी ने अब ये कहा है कि अगर हमारे तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम उनका मुकाबला करेंगे। सवाल मेरा ये है कि अफगान हुकूमत अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अगर तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकी तो अमेरिका और नेटो फोर्सेस के जाने के बाद अफगान हुकूमत तालिबान को कैसे शिकस्त देगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी अशरफ गनी साहब, जाहिर है कुछ बातें फेस सेविंग के लिए भी कहा जाती हैं। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि हम बड़ा स्मूथली टेक ओवर कर लेंगे इनखिला के बाद, और आपको पता है कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान को अफगान फ़ौजें जो हैं वो रेजिस्ट कर सकती हैं। नंबर्स हालांकि तालिबान के उनके आधे हैं। अमेरिका ने वो एक और बात भी कहनी शुरू की है, और वो ये उन्होंने कही है कि जी हमारे जो बेसेस हैं इस खित्ते में वो 22 बेसेस हैं हमारे पास, और हम उन्हें वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपके यू हैड सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, आपने दुनिया का सबसे बड़ा बम अफगानिस्तान पे गिरा दिया, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया, और आप नहीं इस एंटिटी जिसको हम तालिबान कहते हैं डिफीट कर सके, तो मेरा ख्याल है कि रेजिस्टेंस, मिलिट्री, ये सब जो है ये कहने की बातें ये नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी एक गुजारिश करना चाहती हूँ, और वो ये कि बजा फरमाया औरिया साहब ने तमाम बातें हिस्टोरिकली बैक्ड फैक्ट्स के साथ वो सब कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, और जो उसमें सबसे बड़ा अहम बदलाव है वो जियो इकनॉमिक पिच है चाइना का भी, और चाइना का इन्वेस्टमेंट है ईरान में भी, और जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो नहीं टेक ऑफ कर सकता। मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात नहीं कर रही, मैं बलूचिस्तान में अमन की बात नहीं कर रही। जो चाइना का थ्रस्ट है वो नहीं टेक ऑफ कर सकता अगर इस बेल्ट में इतना ही केओस और वायलेंस रहता है, और इसीलिए बाद मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि एक मैनेज्ड केओस यहाँ रखना अमेरिकन इंटरेस्ट में है, जिसको अब पेरिफेरल पावर्स बहुत फ्रंट फुट पे आके काउंटर कर रही हैं। चाइना काउंटर कर रहा है, मॉस्को काउंटर कर रहा है, ईरान, टर्की और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसका हिस्सा बन रही हैं, जो खुश आइन बात है। जो जिसे कहते हैं ना, जो बैक कर्टन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो तब्दील हो रहा है। हिस्टोरिकली ये तमाम बातें जो कही गई वो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन क्योंकि खित्ते की सूरत हाल बदल रही है तो ऐसा लग रहा है कि पेरिफेरल पावर्स कंट्रोल लेंगी, और जाहिर है इसमें रेजिस्टेंस आएगी। मैं एक और गुजारिश करना चाहती हूँ, और यह मकबूल जान साहब ने बहुत सारी उम्दा मिसालें दी। आप देखिए कि तालिबान ने इस वक्त बहुत उम्दा एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है, उसका मुजाहरा किया है, और वो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट ये है कि उन्होंने किसी अमरीकी को नहीं मारा, उन्होंने किसी चीनी को नहीं मारा, और उन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट है उनका कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, और इस रीपोजिशन को कल्टिवेट करना चाहिए। अफगानिस्तान में जो लोग इस वक्त पीस प्रोसेस और नेगोशिएशंस का हिस्सा हैं, इनमें से भी कुछ जो हैं वो कुल्ली तौर पर इन्वेस्टेड नहीं है पीस प्रोसेस में। सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर से ऐसे फैक्शंस उठ सकते हैं जो एक पीस फार्मूला दे सकें, इंडिजिनस पीस फार्मूला दे सकें, और इसीलिए आप देखिए कि तवातुर के साथ तमाम मुल्क, मॉस्को, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, चीन, ये वो मुल्क हैं जो फिर अब इन्वेस्टेड हैं कि जो भी अंदर फैक्शंस अमन की तरफ बढ़ते हैं उनका साथ दिया जाए। क्या सूरत हाल सामने आएगी? एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, तालिबान पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, तालिबान पोजीशन ऑफ पावर पे रहेंगे, ये दीवार पे लिखी हुई हकीकत है। वो कितना हिस्सा दूसरों को देते हैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल करने के लिए, लीगैलिटी हासिल करने के लिए, इस पे बात होनी है।
तो फिर एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जनरल साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर तालिबान पावर में हैं और पावर में रहेंगे तो तालिबान के पावर में होते हुए अमन के इम्कानात अफगानिस्तान में क्या रोशन रहेंगे? देखिए, जो तालिबान की स्ट्रेटजी है जिसकी बात डॉक्टर साहिबा कर रही हैं, इसको अगर आप गौर से देखें तो वो ताकत तो बढ़ती हुई उभरती हुई ताकत है और वो इक़्तिदार में आएंगे। एक्सक्यूज मी जी। हो ये रहा है मिलिटरीली। एक तरफ तो वो जिनका अभी औरिया मकबूल जान साहब ने भी जिक्र किया कि वो कोर जो है काबुल को आइसोलेट कर रहे हैं और तमाम एग्जिट और एंट्री रूट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ उन पर वो काबिज हो रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो एग्जिट रूट्स हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूट हैं और जहां से रेवेन्यू आता है उस पर वो काबिज हो जाएं और काबुल को आइसोलेट कर लें। सो हिंटरलैंड जिन्हें हम कहते हैं उन पर वो अपना रोज बरोज कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो काबुल पर हमला आवर नहीं हो रहे। उसकी वजह वो ये दे रहे हैं, एक तो वो उस पास का और उस अहद का एहतराम करना चाहते हैं जो उन्होंने साइन किया, अगरचे अमेरिका उसको वायलेट कर चुका है। अमेरिका ने उन्हें यूएन की टेररिस्ट लिस्ट से डी लिस्ट अभी तक नहीं किया, उनके जो कैदी रिलीज करने थे उनको रिलीज नहीं करवाया। उसके बावजूद उन्होंने किसी फॉरेनर पर और बिलखुसूस अमेरिकन पर वो हमलावर नहीं हुए और वो 31 मई की डेट को 9/11 तक बढ़ाने के बावजूद, जो कि एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी, उस पर भी वो जब्त दिखा रहे हैं। एक तरफ उनकी ये स्ट्रेटजी है, दूसरी तरफ वो दुनिया के 3 मेजर कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। एक, उन्होंने कहा है कि औरत की तालीम और कारोबार पर और उसकी नामल आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हमारी सॉइल किसी दहशतगर्दी के लिए किसी इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम को यहाँ पर न पनपने दिया जाएगा, न ये ज़मीन इस्तेमाल करने दी जाएगी और न हम आम मुआफ़ी का ऐलान करेंगे और जो हमारे साथ मुतहारिब ग्रुप रहे हैं उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑन टेररिज्म, उन तीनों को वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में फिर इसका मतलब जैसा कि 90s के तालिबान और अब के तालिबान में आप काफी फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क है, और ये जो 3 माह का क्रिटिकल टाइम वो लेना चाहते हैं, इसमें अशरफ गनी गवर्नमेंट को वो आइसोलेट करके कोलैप्स होने पर मजबूर कर देंगे और उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आएंगे या मेजर हिस्से पर काबिज हो जाएंगे तो जो बाकी फैक्शंस हैं उनको उनके साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। अब वो देखना है कि उस वक्त वो कितने तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और जो वादे वो कर रहे हैं उन पर कितना अमल करते हैं ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके। राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना, फिर एक ये सवाल यह होता है कि जो इस सारी नई पैदा होती हुई सूरत हाल है उसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है, क्या वो सेफ है? इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसका क्या होगा? और फिर अभी जो पाकिस्तान में ताज़ा हमले हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हमारे अफसरान और जवानों की शहादतें हुई हैं, और इसके अलावा जो दासू वाला वाक़या है जिसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि टेररिज्म एक्ट भी हो सकता है, तो ये कहाँ से हो रही हैं और हम इसको मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमा साहिबा, अभी जो बात हो रही थी उसके नतीजे में एक सवाल जो पैदा हुआ और मैं आपके सामने रख के गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि जब तालिबान ये बात करते हैं कि अपनी सरजमीन हम किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो इसका एक मतलब तो ये लिया जाता है कि दाइश के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी। दूसरा, हम इसका यह मतलब भी समझते हैं कि भारत को इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान भेजे। हालिया जो वाक़यात हुए हैं, लाहौर का ब्लास्ट हो या अभी जो बलोचिस्तान में वाक़यात हुए हैं या फिर दासू वाला वाक़या जो है वो चाइनीज़ बस पर हमले का, या उसको टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अभी हतमी नतीजा नहीं निकला। आप कैसे देखते हैं इन इम्कानात को? क्या भारत की सारी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में उन्होंने अफगानिस्तान में की थी, क्या वो ख़त्म होने जा रही है?
मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी ओवरनाइट होने वाला है, क्योंकि भारत ने भी अपने समझिए जड़ें या टेंटिकल्स अफगानिस्तान में बहुत फैला ली थी। आपको पता है अभी जो एक इलाका तालिबान ने कब्जे में किया, वहाँ से बहुत करोड़ों में पाकिस्तान की करेंसी मिली, और वो जो जगह थी वो रॉ और एनडीयू के पास थी। तो ये बात तो बिल्कुल तय है, और हम तो डोसियर तैयार करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे चुके हैं कि जी अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। और आज भी ISPR का स्टेटमेंट है कि जी हम पर अफगानिस्तान के साइड से अटैक हो रहे हैं, और कुजा इसके कि हमें ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ से अटैक हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो देखिए कितना वॉर फुटिंग पे आकर फेंसिंग भी की है, इतने मुश्किल बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे फेंसिंग करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल काम है, ये सब किया है। रेफ्यूजीज के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि जी हम उन्हें अफगानिस्तान की ही साइड पर रखें, पाकिस्तान की साइड पे आने भी ना दें, ताकि उनका जो स्टेटस हो वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड का हो, और फिर वो दोबारा चले जाएं अगर सूरत हाल खराब होती है। तो पाकिस्तान वो तमाम चीजें कर रहा है जहां उसको इस बात का इल्म है कि वहां पर स्पॉयलर्स बशमूल भारत दीगर भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इस केओस का फायदा उठाएंगे पाकिस्तान को मजीद नुकसान देने के लिए। तालिबान अभी ताकत में नहीं है, तालिबान तो अभी खुद रेजिस्टेंस के मोड में थे ना। तो अगर तालिबान ने क्या है कि अगर वो लेजिटिमेटली पावर में आते हैं तो वो ये तमाम चीजें करेंगे, और वो जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी के खदशात को एड्रेस कर रहे हैं, हमारे खदशात को भी एड्रेस कर रहे हैं। विमेन राइट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल था, अभी जनरल साहब ने बताया, उन्होंने उसको फ्लैग किया है। इसी तरह अफगान ज़मीन में क्या ISIS और दूसरे दीगर इस तरह के अनासर को बशमूल तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जड़ पकड़ने की इजाज़त दी जाएगी, उसका भी उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, एक्चुअली ये उन्होंने सेंटेंस है उनका, जुमला अगर मैं कोट करूं, कि हम वेलकम करते हैं कि लोग आएँ और जो हमारी माइंस हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, उसको एक्सप्लोर करें, जो मैं समझती हूँ डायरेक्ट मैसेज था चाइना के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत पॉलिटिकली सैदी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने ऑपरेशनली उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि इसको कंट्रोल कर लें, इर्द गिर्द के इलाकों को, और जो अर्बन सेंटर्स हैं उनको लॉजिस्टिकली वो स्ट्रैंगुलेट करें, और फिर बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कॉन्फ्रंटेशन के अफगान हुकूमत जो है वो सुलह की तरफ या किसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ चल जाए। लेकिन मैं और आप अगर ये समझें कि दिस इज गोइंग टू हैव ओवरनाइट, 40 साल कॉन्फ्लिक्ट है, ये 40 दिन में तो खत्म नहीं होगा ना जी, तो बहुत सारा बैक एंड फोर्थ होगा। और वही बैक एंड फोर्थ इस वक्त आप देख रहे हैं इशारे खुशाइंद हैं, क्योंकि इस वक्त एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और कल्टिवेटिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स करती हुई तालिबान हमें नजर आते हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर। बिल्कुल सही है। 90s में हम औरिया साहब अगर तालिबान को देखते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मसला हमें इकॉनमी नज़र आता है, और उसके लिए इकॉनमी को जनरेट करने के लिए, पैसों के हुसूल के लिए बाद ऐसे इकदाम भी किए गए जिनको हम इलीगल मीन्स कहते हैं, ओपीएम वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपके ख्याल में जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जिसकी बार बार बात कर रहे हैं कि जी वो ताशकंद से या पेशावर से उज़्बेकिस्तान तक जो है वो ट्रेन चलाना चाहते हैं, और जो है वो तिजारत करना चाहते हैं, तो इसको सपोर्ट करेंगे, वेलकम करेंगे तालिबान अगर वो ताकत में आते हैं मुस्तकबिल में? नहीं, आपने बिल्कुल गलत बात की है। अफगानिस्तान में जिस वक्त तालिबान रूल था तो 97% पॉपी जो थी वहाँ ग्रो होती थी, जिसका 24% खरीदार अमेरिका था, और जिसका 26% खरीदार यूरोप था, और 14% चाइना में जाती थी। मुल्ला उमर ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन पूरी पॉपी खत्म कर दी थी, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर इनकम होती थी। और अफगानिस्तान को आपने शायद देखा, मैंने बहुत करीब से उस जमाने में देखा है इसको। अफगानिस्तान एक सेल्फ सस्टेनेबल कंट्री था। एक तो बात लीजिए कि तालिबान को बड़ा इल्जाम था कि ये इसको कास्ट कर रहे हैं और अपनी मनी जनरेशन कर रहे हैं इससे। नहीं, किसका? मैं आपको इंटरनेशनल फैक्ट बता कि दुनिया में वो हैरान थे। मैं तो UNFDA की मेरी नौकरी रही है कि हम तो कोलंबिया में हम हेलीकॉप्टर लेकर जाते थे, ये एक ऑर्डर से खत्म हुआ है। ये तो अमेरिका आया है तो उसने अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए अपने, चूंकि जहां कंजम्पशन होती है इनकम तो वहां जाती है, उसने वहां पर दोबारा पॉपी ग्रो करवाई है उस इलाके के अंदर। ये किसके पास था? ये पूरी पट्टी किसके पास थी? ननगार वाली, जहां ये सारा कुछ होता है, अमेरिकन के पास थी। हम यही से तो आपके बलोचिस्तान के इंसर्जेंट आते थे, एक बात ये। और दूसरा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी पूरे अफगान कौम से असला वापस लिया था, नामुमकिनात में से था।
अच्छा, अब दो चीजें मैं छोटी छोटी अर्ज कर दूं। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान मूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जब उनसे उस वक्त एक्सपेक्ट करें जब वो खुद लड़ रहे थे, हुमा बकाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आज 2014 के अंदर अंदाजा हो गया था कि हम हार रहे हैं। कतर का ऑफिस खुला था, तैयब आगा वहां पर होता था सऊदी अरब में। सऊदी जो इंटेलिजेंस चीफ था मकरन, उसने कहा अलकायदा से अलहदगी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो खुद लड़ रहे हैं, अलकायदा का हाथ क्यों खोले? और आप उससे इनकार, गर्मी होगी। अहमद शाह पाशा साहब जहां से गए, उन्होंने मकरम को कहा अब तुम खुद भुगतो, अब तुम आउट हो अफगानिस्तान से। आज अब सऊदी अरब आउट है, वो जो कभी उनके साथ हुआ करता था। ये इतनी छोटी सी गलती। अब मसला यह है कि एक ख्वाब नहीं देखने चाहिए बड़े बड़े। अफगानिस्तान में एक जॉइंट कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं बन सकती, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बन सकती। आप इमरान खान को और उसको नवाज शरीफ को और जरदारी को बिठाएं, गवर्नमेंट बनाओ। आप नरेंद्र मोदी को और सोनिया गांधी को बिठाएं, गवर्नमेंट बनाओ। आप जो बाइडेन को, ट्रंप को बुलाएं, कभी जिंदगी में नहीं बनी। होता यह है कि कंप्रोमाइज गवर्नमेंट होती है, और तालिबान चाहते भी यही है कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके कंप्रोमाइज गवर्नमेंट करें। उन्होंने वीक कर लिया हुआ है और वीक हो चुके हुए हैं। आज उन्होंने शबरगान पे हमला किया है। शबरगान जो है दोस्तम का हेडक्वार्टर था, आज उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। शबरगान के ऊपर, शबरगान कभी ख्वाब था। शबरगान वो था जिसमें तालिबान गाली थे, जहां नाम लेने वाले को कत्ल कर। ये वो जगह है जहां से 3000 तालिबान को उठा के कंटेनर में बंद करके दश्ते लैला में छोड़ा था, मारे गए थे। मसला यह है कि बड़ा ख्वाब ना देखें। वहां बड़ा ख्वाब, ये कंसेंसस गवर्नमेंट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बन सकती। आप श्रीलंका में बना के दिखाएं मुझे कंसेंसस गवर्नमेंट, इतनी लंबी लड़ाई रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान बना के दिखाएं आप मुझे, मतलब आप कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान तकरीबन 100% है कि तालिबान जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं, ताकत में आ रहे हैं अफगानिस्तान में। हाँ, सपोर्ट करेंगे। देखें हो क्या रहा है जो आप समझ नहीं रहे। चाइना की इस वक्त सब मेजर इन्वेस्टमेंट है। 2014 में जो ठेके हुए थे हांगकांग में $1 ट्रिलियन मादनियात के, उसमें चाइना के पास सारे मेजर ठेके हैं। अमेरिकन कांग्रेस ने कहा था कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज। ये क्या हो रहा है? ठीक, अच्छा, उनका इंटरेस्ट है। रशिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है, सारा मोबाइल सेक्टर वो ले चुका हुआ है। जो गर्म पानी वो ख्वाब देखता था, वो गर्म पानी उसको आराम से मिल रहा है। वो चाहते ये हैं कि किसी एक पार्टी को थोड़े लेवल पे, हायर लेवल पे रख के कंप्रोमाइज करा के। ईरान को भी पता है वो नहीं रह सकता, हिज़्ब वादत जो है एक आइलैंड के तौर पे नहीं रह सकती। बिल्कुल सही है सर। मुझे अब दो सवाल पैदा हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहता हूं, और जनरल साहब दो सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि इस पूरे डिस्कशन में हमने अमेरिका का बहुत कम जिक्र किया है। आप अमेरिका को आने वाले दिनों में उसका क्या वो खामोश तमाशाई है या उसका कोई किरदार देखते हैं? दूसरा, आने वाले दिनों में आप अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रहा हूँ, पीस, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड, कैसा मंजर देख रहे हैं? ओके, अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, देखिए वो 20 साल अपना सर दीवार से टकरा के निकल तो गया है, लेकिन एक सुपर पावर है, उसके पास वसाइल भी हैं। यूनाइटेड नेशन में उसकी बहुत बड़ी रसाई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन उसी के कहने पे चलती है। तो पॉलिटिकली एंड जियोपॉलिटिकली बहुत मजबूत मुल्क, बहुत वसाइल, वो इतनी आसानी से यहाँ से बेदखल होना पसंद नहीं करेगा। आप ये बेल्ट देखें, चीन, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, अगर इन इलाकों से तो उसकी कोई पजीराई हो नहीं रही। अब अगर इनके सेंटर में वो अमन कायम होने दे जिसमें तमाम तर वो शाराएं खुल जाएं जिनका अभी और या मकबूल जान साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि रशिया आराम से वार्म वाटर्स तक पहुंच जाए, चाइना आराम से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जाए, और सब कुछ हांकी डोरी हो जाए अफगानिस्तान के अंदर और अमन कायम हो जाए, और इसमें से अमेरिका के इन्फ्लुएंस माइनस होता नजर आता है, तो इतनी आसानी से वो सब कुछ होने नहीं देगा। मैं इस बात का जो क्रिएटेड कैओस या ये क्रिएटेड कैओस की थ्योरी का मैं इसलिए कायल हूं कि 20 बरस बैठने के बाद उन्होंने जो हुकूमत थी उन न 20 बरस के वक्त को इस्तेमाल किया, न वसाइल को इस्तेमाल किया, न अपने इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को इस्तेमाल किया, न उस हुकूमत को नेगोशिएशन टेबल पे बिठाया जिसको वो बरसर इक़्तिदार लाए थे और जिसकी फौज खड़ी की थी। तो ये बाय डिजाइन वो एक ऐसा कैओस कंट्रोल्ड खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा और या मकबूल जान साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।